चलिए सीधा रुख करते हैं राजधानी भोपाल का, जहां आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए हैं। अशोकनगर जिले से हैं और इतिहास विषय लेकर आपने सफलता हासिल की। ग्वालियर और समाजशास्त्र विषय हुई। दिव्यांग सवाल चौधरी विषय लेकर स्वर्णिम 58 यूपीएससी 2024 में श्री शुभम कौरव जी ग्वालियर से मानव शास्त्र विषय लेकर 291वीं रैंक 291 श्री शुभम कौरव। 307वीं रैंक श्री युगांश भटनागर मंदसौर से आपने गणित विषय लेकर यह सफलता हासिल की। श्री युगांश भटनागर। आयुष जैन जी 344वीं रैंक आगरमालवा से पीएसआईआर विषय। जोरदार तालियां। छोटी छोटी जगहों से बड़ी बड़ी सफलताओं के ये राजदूत हैं। जोरदार तालियां सभी के लिए। आयुष जी के बाद श्री मोनू शर्मा जी 359वीं रैंक नर्मदापुरम से भूगोल विषय लेकर श्री मोनू शर्मा जी ने यह सफलता हासिल की है। नरसिंहपुर से 362वीं रैंक के साथ श्री शैलेंद्र चौधरी जी। शैलेंद्र जी ने विषय चुना मानव शास्त्र और यूपीएससी रैंक हासिल की। श्री शैलेंद्र चौधरी जी 362वीं रैंक। 388वीं रैंक श्री मानव जैन। आप वर्तमान में आईआरएस ऑफिसर हैं, गुना से हैं और समाजशास्त्र विषय के साथ आपने यह रैंक हासिल की है। श्री मानव जैन 388वीं रैंक। श्री विवेक यादव जी 413वीं रैंक अशोकनगर जिले से इतिहास विषय के साथ आपने यह सफलता हासिल की है। श्री विवेक यादव जी। श्री अन्वेश गुप्ता जी राजगढ़ से गणित विषय लेकर आपने परीक्षा दी और 426वीं रैंक हासिल की। श्री अन्वेश गुप्ता जी। चार सौ 86वीं रैंक श्री रोहित राय बंसल जी श्योपुर से पीएसआईआर विषय के साथ। श्री रोहित राय बंसल 486वीं रैंक। पांच सौ 5वीं रैंक श्री राम लखन गुर्जर जी। आप ग्वालियर से हैं और राजनीति शास्त्र विषय लेकर आपने यह रैंक हासिल की है। श्री राम लखन गुर्जर जी। उमरिया आपने विधि विषय लेकर परीक्षा दी और 538वीं रैंक हासिल हुई। आप वर्तमान में आईआरएमएस ऑफिसर हैं।
श्री नीलेश सनोडिया। तोमर जी ग्वालियर से दर्शन शास्त्र विषय के साथ आप ये सफलता अर्जित कर रहे हैं। 629वीं रैंक श्री देव प्रभाकर सिंह तोमर ग्वालियर से। आदरणीय प्रियंका राठौर जी भोपाल से आपने अंग्रेजी विषय लेकर 696वीं रैंक हासिल की है। सुश्री प्रियंका राठौर भोपाल से। नीतेश ठाकर जी पीएसआईआर विषय के साथ 719वीं रैंक शिवपुरी से। श्री नीतेश ठाकर जी। श्री सिद्धार्थ कौशल जी 749वीं रैंक टीकमगढ़ राजनीति शास्त्र विषय लेकर आपने ये सफलता हासिल की। श्री सिद्धार्थ कौशल जी। श्री प्रतीक सिसोदिया जी उज्जैन से समाजशास्त्र विषय लेकर 753वीं रैंक हासिल की। श्री प्रतीक सिसोदिया जी। और जिसका जिक्र हमारे अपर मुख्य सचिव महोदय ने किया, आईआईटीएम धार जिले के श्री यतीश अग्रवाल, जिन्होंने संस्कृत विषय लेकर सफलता हासिल की, 761वां स्थान, 761 रैंक। आदरणीय देवांगी मीना जी गुना जिले से भूगोल विषय लेकर आपने 764वीं रैंक हासिल की। आठ सौ 8वीं रैंक के लिए अदिति पटेल जी नर्मदापुरम जिले से आपने राजनीति शास्त्र विषय लेकर रैंक हासिल की। सुश्री अदिति पटेल नर्मदापुरम से। सुश्री रागिनी गोयल भिंड से। आप आईआईटी गुवाहाटी से ग्रेजुएट हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग। 870वीं रैंक आपको हासिल हुई है। आदरणीय अरुण मालवीय जी 893वीं रैंक आगरमालवा से हिंदी साहित्य विषय लेकर आपने ये रैंक हासिल की। और सबसे बड़ी बात कि आपका परीक्षा का माध्यम भी हिंदी ही रहा। हिंदी माध्यम से सफलता अर्जित करने वाले श्री अरुण मालवीय जी। सुश्री गार्गी लौंढे जी इंदौर से समाजशास्त्र विषय लेकर 939वीं रैंक। आदरणीय अरुण मालवीय जी 893वीं रैंक आगरमालवा से हिंदी साहित्य विषय लेकर आपने ये रैंक हासिल की। और सबसे बड़ी बात कि आपका परीक्षा का माध्यम भी हिंदी ही रहा। हिंदी माध्यम से सफलता अर्जित करने वाले श्री अरुण मालवीय जी। सुश्री गार्गी लौंढे जी इंदौर से समाजशास्त्र विषय लेकर 939वीं रैंक। और पिछले बैच की वो आईपीएस ऑफिसर हैं, हैदराबाद में ट्रेनिंग में हैं, इसलिए उनकी माताजी को हम मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं। आदरणीय श्रीमती राधा बंसल जी, उनकी बिटिया आयुषी बंसल जी की 7th रैंक है। आयुषी के पापा की सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने के बाद आयुषी की मम्मी ने उन्हें पाला। नहीं आ पाए हैं, उनके परिजनों को अब हम बुलाना चाहते हैं। ये बच्चे, इनमें से जो प्रदेश की हाईएस्ट रैंक होल्डर हैं आयुषी बंसल जी, उनकी 7th रैंक है। उनकी माताजी यहां आई हुई हैं और पिछले बैच की वो आईपीएस ऑफिसर हैं, हैदराबाद में ट्रेनिंग में हैं, इसलिए उनकी माताजी को हम मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं। आदरणीय श्रीमती राधा बंसल जी, उनकी बिटिया आयुषी बंसल जी की 7th रैंक है। आयुषी के पापा की सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने के बाद आयुषी की मम्मी ने उन्हें पाला। उनके भाई भी यहां आए हुए हैं, वो एमबीबीएस कर चुके हैं। माता जी यहां उपस्थित है, उन्हें भी बधाई।
इनके भाई को भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंच पर आमंत्रित किया है। जोरदार तालियों से इनका भी स्वागत करें और श्रीमती राधा बंसल जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक 191वीं रैंक हासिल हुई है श्री मुकुंद सिंह चाहर जी को। उनके माताजी और पिताजी यहां उपस्थित हैं। माताजी श्रीमती मीना चाहर और पिताजी श्री योगेंद्र सिंह चाहर सम्मान ग्रहण करने के लिए मंच पर पधार रहे हैं। 191वीं रैंक श्री मुकुंद सिंह चाहर जी, श्रीमती मीना चाहर जी और श्री योगेंद्र सिंह चाहर जी मंच पर हैं। आदरणीय कृतिका नौगरैया जी को 400वीं रैंक हासिल हुई है। उनके पिताश्री श्री सतीश नौगरैया जी मंच पर पधार रहे हैं। बिटिया की यश पताका को यहां संभालने के लिए उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। श्री सतीश नौगरैया जी को सुश्री कृतिका नौगरैया जी की 400वीं रैंक पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सम्मान प्राप्त हो रहा है। और आज के इस क्रम में अंतिम, इससे पिछले आईआरएस ऑफिसर आदरणीय श्री सचिन गोयल जी, जिनकी 420वीं रैंक है, उनकी माताजी डॉक्टर संगीता गोयल जी मंच पर पधार रही हैं। अपने सुपुत्र की सफलता के लिए ट्रॉफी यहां माननीय मुख्यमंत्री जी से प्राप्त करेंगी। संगीता जी के 2 पुत्र पिछले बैच में आईआरएस ऑफिसर बने, दोनों ही इस समय ट्रेनिंग में हैं और वे नहीं है, इसलिए उनकी तरफ से वे यहां ये सम्मान प्राप्त कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। कृपया आप ससम्मान स्थान ग्रहण करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये कार्यक्रम जैसा कि आदरणीय अपर मुख्य सचिव महोदय ने बताया कि प्रदेश भर के युवा साथी लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से देख रहे हैं। हम रैंक से इतर, इसमें रैंक का कहीं कोई स्थान नहीं है। अपने 5 साथियों को बारी बारी से अनुभव यहां पर साझा करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। ये बच्चे 2-2 मिनट में अपनी बात यहां रखेंगे आपके सामने और हमें पूरा विश्वास है कि दूसरे युवा इससे प्रोत्साहित होंगे। सबसे पहले हम बुला रहे हैं श्री ऋषभ चौधरी जी को। आपने PSIR लेकर सफलता हासिल की। आप मंदसौर से हैं। मैनेट भोपाल से आपने बीटेक कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में उपाधि हासिल की है और मूलतः गरोठ में रहकर पढ़ाई अर्जित की। श्री ऋषभ चौधरी जी। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी, मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठ अधिकारी, गणमान्य सज्जन, मेरे साथी चयनित मित्र और प्यारे दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम ऋषभ चौधरी है और मैं मंदसौर के गरुड़ तहसील का निवासी हूं और मुख्यतः सिविल सर्विस की परीक्षा की तैयारी मैंने 2 साल तक गरुड़ में रहकर ही करी है। इस परीक्षा में हमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और इन कठिनाइयों में मेरा परिवार मेरे साथ रहा और अनुशासन के साथ और अपने परिवार के सपोर्ट के साथ मैंने अपनी पूरी तरफ से भरसक कोशिश करके इस परीक्षा में सफल होने का प्रयास किया है। आज मुझसे पूछा गया कि आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे, तो मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने स्वर्गीय पिताजी और अपनी माताजी को देना चाहूँगा। उनसे मैंने यही सीखा है कि सपने बड़े देखो और सपने बड़े देखने के बाद उनको पूरा करने के लिए जुट जाओ और अपना पूरा 100% दो। जब तक आप अपने सपनों को हासिल नहीं कर लेते हैं, जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते हैं, तब तक डटे रहो, लगे रहो, चाहे जो परिस्थिति हो, चाहे जो कठिनाइयां आए, आपको अपना भरसक प्रयास देके उन्हें हासिल करना है। यूपीएससी परीक्षा में हमें बहुत सारी सेवाएं मिलती है और ये सेवाएं वास्तव में देश निर्माण में अपना एक योगदान देने का बहुत बढ़िया साधन है।
इसके साथ ही मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनकी विज्ञान सम्मत और जन कल्याणकारी नीतियों से आज मध्य प्रदेश तेजी से आगे बढ़ने वाले राज्यों की श्रेणी में है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो विकसित मध्य प्रदेश के साथ विकसित मध्य प्रदेश के रास्ते के साथ साथ अपने मध्य प्रदेश की विरासत को संभालने का और सहेजने का काम किया है, साथ ही साथ वो बहुत ही सराहनीय है। मैं खुद अपनी विरासत से बहुत जुड़ा महसूस करता हूं और इससे मुझे बहुत गर्व और बहुत कृतज्ञ अनुभव करता हूं कि हम ये करने का प्रयास कर रहे हैं। सर, इसके साथ ही जो निवेश और रोजगार के लिए हमने देखा है कि हाल ही में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुआ था, यह एक बहुत ही सराहनीय पहल है जिससे प्रदेश के युवाओं को रोजगार का अवसर मिलेगा और उन्हें बहुत अच्छा काम करने की अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। इसके साथ ही मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगा मुझे सुनने के लिए, और जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री ऋषभ चौधरी जी। इस क्रम में मैं हमारी एक और सफल युवा कैंडिडेट सुश्री फरखंदा कुरैशी जी को बुलाना चाहता हूं। आपने 67वीं रैंक हासिल की है, आप अपने विचार साझा करेंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी और अन्य जो भी अथॉरिटीज यहाँ उपस्थित हैं, उन सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम फरखंदा कुरैशी है और मैं बालाघाट जिले की रहने वाली हूँ। यूपीएससी की जर्नी में ये मेरा चौथा प्रयास था। ये यूपीएससी एग्ज़ाम काफ़ी लंबा समय ले लेती है हमारा, और इतनी सारी चैलेंजेस को देखने के बाद हमारे पेरेंट्स जो हैं वो काफ़ी सपोर्टिव रहते हैं, और मेरी जर्नी में भी मेरे माता पिता का बहुत बड़ा रोल रहा है, तो मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। इसके साथ ही जो छात्र और अन्य लोग यहाँ उपस्थित हैं, मेरे उनके लिए कुछ सुझाव हैं। पहले तो ये कि आप जो भी सपने देख रहे हैं उन्हें ऊंचा देखिए, बड़े सपने देखिए और उनको पूरा करने के लिए अपना पूरा 100% दीजिए। अपना 100% देंगे तो आपका कॉन्फिडेंस और आपके जो इंटेंशंस है वो भी आपको सक्सेस दिलाने में हेल्प करेंगे। इसके साथ ही सेकेंड चीज़ है कि आपको हमेशा अपने ऊपर बिलीफ रखना चाहिए, खुद पर विश्वास रखना चाहिए कि आप एक ना एक दिन ज़रूर सफल होंगे। इसके साथ ही मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप सब यहाँ आए, और मेरी बात सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये तालियां और देर तक बज सकती हैं जब आपको ये पता लगे कि फरखंदा बालाघाट जैसे दूरस्थ इलाकों से आती हैं। बीएससी में आपने प्राणी शास्त्र विषय लिया और जटाशंकर त्रिवेदी स्नातकोत्तर महाविद्यालय बालाघाट से ही आपकी पढ़ाई हुई। न तो कोई क्षेत्र और ना ही कोई पढ़ाई किसी को सीमित कर सकती है। हमारे बाकी साथियों से आप दोपहर के भोजन के समय उनके अनुभव साझा कर सकते हैं। अब हम माननीय मंत्री महोदय की ओर मुखातिब हैं। माननीय मंत्री उच्च शिक्षा श्री इंदर सिंह परमार जी से निवेदन है कि आप अपने आशीर्वचन दें। आज मध्य प्रदेश के लिए गौरव का क्षण है जब मध्य प्रदेश के 60 प्रतिभागी यूपीएससी के एग्जाम में सफल हुए हैं। इस अवसर पर आज सम्मान समारोह के इस अवसर पर हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और जिनके मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश तेज गति के साथ विकास के मार्ग पर चल रहा है, आदरणीय मोहन यादव जी, हमारे उच्च शिक्षा विभाग के SES अनुपम राजन जी, हिंदी ग्रंथ अकादमी के संचालक आदरणीय अशोक जी कड़ेल साहब, हमारे कमिश्नर निशान परवड़े जी, यहाँ उपस्थित सभी शिक्षाविद, शिक्षक बंधु भगिनी, और जिनके कारण हम सब यहाँ आज आए हैं, ऐसे सभी यूपीएससी परीक्षा में चयनित साथियों, विद्यार्थी बंधुओं,
मैं सबको नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। एक ऐसा खुशी का क्षण है कि केवल चयनित के परिवार के ही नहीं, तो पूरा मध्य प्रदेश आप सब पर गर्व कर रहा है। इतनी बड़ी संख्या में पहली बार मुझे लगता है कि हमको सबको सम्मान करने का अवसर प्राप्त हुआ है। आपके परिश्रम से, आपकी मेहनत से मध्य प्रदेश के सपनों को साकार करने का एक बड़ा संकल्प आने वाले समय में हम पूरा करेंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार शिक्षा को तो विशेष रूप से एक नए आयाम देने के लिए अग्रसर है और हर क्षेत्र में हमारे विद्यार्थी कैसे आए इसका पूरा प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। मैं आज के अवसर पर हमारे चयनित भाई और बहनों के परिवारों को भी बधाई देता हूं। आपने जो उनको व्यवस्था दी, परिवार ने सहयोग दिया और उस कारण से आज वो इस सीढ़ी पर पहुंचे हैं, मुकाम पर पहुंचे हैं। हम सब जानते हैं कि हम सब समाज से जुड़े हैं। जिस घर में पैदा हुए वहां के संस्कार मिले, कुटुंब के लोग मिले, गांव के लोग मिले, यानी जब पैदा हुए हैं वो आसपास के सब लोगों का सहयोग सबके विकास में होता है। और इसलिए जब हम ऊंचाई कुछ पर पहुंच रहे हैं तो मैं समझता हूं कि सबके मन में अपने वो प्रारंभिक दौर के क्षण को याद रखना चाहिए, ताकि हम अपन वो जो समाज का और परिवार का जो कर्ज है उस कर्ज को उतारने के भाव हमारे मन में होना चाहिए। और जहां पैदा हुए उस मिट्टी का भी हम पर कर्ज है। और यदि ये भाव रहा तो मैं समझता हूं कि आप जिस क्षेत्र में भी जाएंगे आप संवेदनशील बन के रहेंगे, समाज की पीड़ा को, कष्ट को समझते रहेंगे और कुल मिलाकर के हम सब व्यवस्था जो है लोगों की भलाई के लिए काम करने के लिए तंत्र है पूरा, आप इस तंत्र के हिस्से बनने जा रहे हैं। मैं आप सबको बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। आज उच्च शिक्षा विभाग ने ई ज्ञान सेतु और यूट्यूब चैनल डिजिटल स्टूडियो के माध्यम से लॉन्चिंग की है। हम चाहते हैं कि हमारे ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को अच्छे एक्सपर्ट लोग मिले, मार्गदर्शन देने वाले मिले। और ये भी प्रेरणा मैं समझता हूं कि इतनी बड़ी संख्या में जो हमारे साथी लोग चयनित हुए हैं उनसे प्राप्त करके हम आगे बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में बहुत सीमित उसमें कोचिंग की व्यवस्था है। आज में मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में हैं। ऐसे विद्यार्थी जो ऐसे कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं उनको केवल हमारी रेगुलर पढ़ाई तक नहीं तो आगे हम सपोर्ट कैसे कर सकें, और इसलिए कोचिंग की व्यवस्था भी हम विभाग की तरफ से उनको उपलब्ध कराने चाहेंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमें आशीर्वाद देंगे तो आने वाले समय में मध्य प्रदेश में ऐसे विद्यार्थी, चाहे गरीब परिवार का हो, जैसा आज हम देख रहे हैं, गांव के बेटे बेटियां अभी तक शहर के ही जाते थे, लेकिन अब शिक्षा गांव तक भी पहुंची है। और यही तो सच्चे लोकतंत्र का एक के सामने पेश हो रहे हैं। बदलता हुआ भारत, तो बदलता हुआ मध्य प्रदेश दिख रहा है। मैं आप सबको पुनः शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री उच्च शिक्षा श्री इंदर सिंह परमार जी। आदरणीय दिव्य सज्जनों, जैसे माता पिता घर को संवारने के लिए रात दिन प्रयास करते हैं, चिड़िया अपने नीड़ को, अपने घोंसले को बनाने के लिए तिनका तिनका जोड़कर प्रयास करती है। अगर आप बहुत बारीकी से विवेचना करें, माननीय मुख्यमंत्री जी कोशिश कर रहे हैं मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में परिवर्तित करने के लिए, चाहे उद्योगों को बढ़ावा देना हो, शिक्षा को बढ़ावा देना हो, सामाजिक स्तर पर कोई मुहिम चलानी हो या स्वास्थ्य का मुद्दा हो, सभी जगह आप सचेत हैं, चौकन्ना हैं और रात दिन अथक परिश्रम कर रहे हैं। आज बच्चों को उनके स्मृति चिन्ह के साथ एक किताब भेंट की है, भारतीय ज्ञान परंपरा।
हमारा परम सौभाग्य है कि ये पुस्तक हमें हिंदी ग्रंथ अकादमी की तरफ से मिली है। वो उसके आदरणीय संचालक महोदय श्री अशोक कटेल जी भी उपस्थित हैं, हम उनका भी आभार व्यक्त करते हैं। और इस पुस्तक में माननीय मुख्यमंत्री जी ने युवाओं को अपना संदेश दिया है। उम्मीद है सिलेक्टेड जो कैंडिडेट्स हैं उसको पढ़ेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी जो रात दिन मध्य प्रदेश को सब दिशाओं में विभिन्न आयामों के साथ आगे ले जाने का सपना देख रहे हैं, वे हमारे नए नव चयनित बच्चों से संवाद करें, उसके लिए हम आदर के साथ उन्हें आमंत्रित कर रहे हैं। जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करिए। सिविल सेवा परीक्षा में चयनित प्रतिभागियों के आज के इस कार्यक्रम में उच्च शिक्षा विभाग के माननीय मंत्री श्रीमान इंदर सिंह परमार जी, SES सम्मानीय अनुपम राजन जी, आयुक्त श्रीमान निशांत बरोड़ा जी, हमारे हिंदी ग्रंथ अकादमी के डायरेक्टर मान्यवर अशोक कटेल जी, इस अवसर पर समस्त प्रतिभागी, संख्या भी थोड़ी बहुत कम हो तो बताऊं, भगवान की दया से आज तक के सारे रिकॉर्ड टूटे। जोरदार अभिनंदन करो अपने इस अद्भुत कार्यक्रम का। आजादी के बाद मध्य प्रदेश के साथ इतना मुझे बताया, राजन जी बोल रहे थे अभी, वो कह रहे कि मंच छोटा पड़ गया। हमने कहा हम तो चाहेंगे कि मंच के सामने इतने बैठे और ये पूरे हमारे भारतीय सेवा से ही चयनित लोगों का पूरा मंच हो जाए। देश का दिल मध्य प्रदेश, अब देश का दिल मध्य प्रदेश है तो उसकी धड़कनों से देश को चलते होने की आदत होना चाहिए। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात। मैं आपको शुभकामना भी दे रहा हूं, बधाई भी दे रहा हूं। और इस लोकतंत्र के, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मध्य प्रदेश से अगर मैं बात कर रहा हूं तो हमारे लिए भौगोलिक दृष्टि से पूरे देश के सेंटर में मध्य प्रदेश है। और हम भी जानते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर के लोग, उनकी अपनी कुछ परमात्मा ने विशेष गुण उनको दिए हैं और इसीलिए हर काल, हर युग में, हर समय उनकी अपनी भूमिका अद्भुत होती है। और मुझे तो ये और आनंद है जब यहाँ मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो हम में से, मैं भी उसी में से हूँ, मुझे लगता है इंदर सिंह जी भी उसी में से हैं, जो बताया गया कि अधिकांश सरकारी स्कूल से निकलने वाले बच्चों ने अपने उपलब्धियां हासिल की है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात। सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज, अभावों की उस पराकाष्ठा के बीच से हमारे यहाँ तो लक्ष्मी का महत्व भी वनस्पति में अगर कहीं है तो कीचड़ से तो कमल खिलते हैं, उसका आनंद आता है। हमारे लिए कमल दल का वो पुष्प आनंददायक, उसकी अपनी हमारे लिए वो शोभा। लेकिन ये बात सही है, जिस तरह से हमारे इस देश को आज़ादी के बाद भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के लोगों ने अपने तरह से अलग अलग प्रकार से युक्ति बुद्धि के साथ, मेहनत के साथ इस देश को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनाया, उसमें आपका सबसे बड़ा योगदान है। मैं बधाई देना चाहूँगा हमारे सभी प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को, कर्मचारियों को। और क्या राज्य प्रशासनिक सेवा, चाहे राज्य के केंद्र प्रशासन में, तो मान के चलता हूँ कि ये जो हमारी परमात्मा की लीला है इस अवसर पर, लेकिन कुछ उदाहरण हमको बड़े भी देखना पड़ेंगे, जिसकी तरफ से हम अपने अतीत के गौरवशाली पृष्ठ पे भी ध्यान दें। हमको मालूम है कि आज हमने 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 3, 4 में निकाल रहे हैं। आपको ये भी ध्यान में आएगा कि कौन सा ऐसा विद्यार्थी है जो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकला और फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकला। फर्स्ट अटेम्प्ट में भी उस समय जब अंग्रेजों के लिए, उस समय के भारत में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, ये पूरा बेल्ट एक था। उस समय ICS होती थी और ICS की उस एग्जाम में
ये जो घमंड था अंग्रेजों को कि हाँ हम बहुत बुद्धिमान हैं, हमारे खून में कुछ विशेष गुण है, पता नहीं ये क्यों बीमारी हो जाती किसी किसी की, लेकिन हो जाता अहंकार। उनने अपने युक्ति बुद्धि से जब राज्य बना लिया, वो भूल गए कि ये सत्ता, सुख, राज्य, अधिकार, इसके आगे भी कुछ है। और भारत तो देने का सुख मानने वाली ये संस्कृति का भारत है, जो यहाँ पर अतीत के काल से सब कुछ लेने का नहीं, जियो और जीने दो का भाव रखने वाला भारत है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, इस भारत के अंदर अतीत के काल से जड़ों के अंदर जो संस्कार डले, आईसीएस की वो एग्जाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पास की थी। और 23 साल की उम्र में पास की, और केवल पास करने में विश्वास नहीं था, उस समय की वो प्रावीण्य सूची में भी आए। और प्रावीण्य सूची में आने के बाद आमतौर पर कभी किसी से पूछो कि जरा भैया तुम प्रावीण्य में आ गए, तुम घर आ जाओ, बड़ा कठिन जाएगा ना, जाएगा कि नहीं जाएगा? पहली बात तो प्रावीण्य में आना ही कठिन है, और आने के बाद वहां से वापस आना। लेकिन ये आजादी के मतवालों का, भारतीय नौजवानों का उस समय की जो संकल्प शक्ति है, वो उत्कृष्ट उदाहरण था। उन्हें लात मार दी, बोले मुझे खाली केवल दिखाना था कि केवल तुम में अकल नहीं है, अकल हम में भी है। यह रिकॉर्ड उन्होंने बनाया था। लेकिन ये उस समय के उस दौर की बात मान लो, जब हमारे लिए आजादी की ज्यादा महत्ता थी। हमारी योग्यता क्षमता के आधार पर हम अपने देश की स्वतंत्रता के लिए भी काम कर रहे थे, देश के सामने भारतीय प्रतिभा का प्रदर्शन भी कर रहे थे, और देश की चुनौतियों के लिए अपने व्यक्तिगत सुख, लाभ, वैभव को अलग हटाकर हम अपने उस मूल उद्देश्य के लिए, आजादी के लिए जो लड़ रहे थे लोग, वो उस तरह की बात मान लें। लेकिन जब आजादी मिल गई तो इस आजादी की कीमत भी हमको याद रखना है। आजादी भारत की, स्वतंत्र भारत की दृष्टि से, समग्र भारत की दृष्टि से अगर सोचे तो 1000 साल पृथ्वीराज सिंह चौहान आखिरी बार हमारे भारत के शासक रहे। उसके बाद के काल में अलग अलग शासन की बहुत सारी धारा है, लेकिन वो धाराओं की जड़ अपने देश से नहीं जुड़ती है, इसमें कोई संकोच नहीं। लेकिन सच्चे अर्थों में जब हमारी आजादी 1947 में मिली है, उसके बाद भारत ने जो करवट बदली है, ये आज का ही देश है कि हमारे लिए एक चाय वाला प्रधानमंत्री है और एक गाय वाला आपके सामने बोल रही है। ये लोकतंत्र की खूबसूरती भी है, ये आनंद भी है। हमारे परिवार के अंदर कठिनाइयां है, किसके नहीं है, लेकिन जब हम कहीं किसी न किसी कारण से आगे बढ़ते हैं तो हम आगे बढ़ने के साथ साथ पीछे वालों को भी नहीं भूलें, उनका भी स्मरण रखें, जड़ों से जुड़ करके चले। अपने सुख, वैभव, आनंद की तो कौन कल्पना नहीं करता है, लेकिन हमारे सुख, आनंद, वैभव के पीछे हमारी जवाबदारी हमको बुलाती है। कई उदाहरण भरे पड़े हैं, मैं 2 उदाहरण देना चाहूंगा अतीत के काल के। एक काल 2000 साल पहले का विक्रमादित्य काल का है। विक्रमादित्य के काल में शकों ने पूरे, उस समय का भारत तो आर्यावर्त था, हिंदू कुश के आगे तक का भारत माना जाता था, और ऐसे में पूरा भारत शकों के आक्रमण के बाद गुलाम हो गया। और उस गुलामी के दौर में भारत को मुक्त कराने का विक्रमादित्य ने 11 साल की उम्र से अभियान चलाया। 16 साल 5 साल में पूरा देश मुक्त करा दिया। लेकिन मुक्त कराने के बाद उस काल के क्रम में एक घटनाक्रम ये भी घटा कि शकों की राजकुमारी से विक्रमादित्य का विवाह भी हो गया। अब विवाह होने से दाम्पत्य जीवन में विक्रमादित्य अपनी धर्मपत्नी के साथ जब पूरे इस भूभाग से शकों को हटा करके अपनी सत्ता को स्थापित करते हुए जब वो अपने दरबार में बैठते हैं, तो उस समय के इस भारत के 3 बड़े बड़े टुकड़े मान लें। एक में हमारा मालवा, उज्जैनी से शासन चलता था, एक मथुरा से उधर वाला पूरा हमारा पंजाब से लेकर आगे तक का हिस्सा था, एक अफगान के पास का पूरा हिस्सा था जो ईरान से लगा करके पूरे क्षेत्र में, तीनों जगह उस राजकुमारी के भाई शासन कर रहे थे, और उनको हरा करके सत्ता वापस विक्रमादित्य ने हस्तगत की। ऐसे में जब सत्ता हस्तगत की और बंदी बना करके जब उनके दरबार में लाया गया
और ये कहा गया कि इनके लिए महाराज आप न्याय करिए। उनके साले थे तीनों विक्रमादित्य, और विक्रमादित्य के साले तीनों खड़े सामने और उनको सजा सुनाने के लिए, जैसा कि महामंत्री ने विस्तार से अपनी भाषा में, वकील ने अपनी बात कर दी, लेकिन जब उनने विस्तार से कहा तो पत्नी आ गई दरबार में। उन्होंने कहा ये इनको माफ कर दो, इनको सजा ऐसी दे दो चाहे जेल में डाल दो, लेकिन इनकी जान बख्श दो। अब विक्रमादित्य तो न्याय के लिए जाने जाते हैं। विक्रमादित्य ने कहा कि मैं अपने देश के अंदर शासन के सुशासन के लिए जाना जाता हूँ, और मेरे भले ही ये साले हों, लेकिन देश के ऊपर आक्रमण करने वाले आक्रांता हैं, इसलिए आक्रांताओं का एक एक सांस का हिसाब भी देश रख रहा है। इनको कुछ समय भी जिंदा रहना, ये मैं देश के साथ न्याय नहीं करूंगा। उसी समय तीनों सालों को हाथी के पैरों से तलाकर उनको दबाकर उनका प्राणांत करा दिया। ये हमारा विक्रमादित्य का वो न्याय आज भी इस बात के लिए गौरवान्वित करता है कि शासन के सूत्र संभालने के बाद सत्ता की व्यवस्थाओं से जुड़े हुए लोगों को अपना किस प्रकार का चरित्र रखना चाहिए। इसलिए विक्रमादित्य को न्याय के लिए भी जाना जाता। दुनिया उसको जीते जी भगवान राम के समान मानती है। यह अतीत का गौरवशाली पृष्ठ। एक पृष्ठ और बताता हूं, वो ज्यादा पुराना नहीं, कल ही हम अहिल्या माता के कार्यक्रम करके आए। अहिल्या महारानी के भी जीवन में यही पक्ष था। वैसे तो उदाहरण बहुत है उनके, लेकिन 2 उदाहरण केवल दूंगा। एक उदाहरण, उनके पति जरा उनकी अपने बाकी कारण से उनके सास ससुर ने सत्ता की व्यवस्था की सूत्र अहिल्या माता को दिए थे कि अहिल्या माता ये संभाले, लेकिन पति उनके थे, फिर भी एक तरह से सत्ता के सारे सूत्र शासन व्यवस्था के अहिल्या महारानी को दिए। और ऐसे में वो एक मुहिम पे जाते हैं, अर्थात युद्ध के लिए जाते हैं, पड़ोस के कुछ राज्यों में जाके कब्जा करके आते हैं, धन लेकर के आते हैं, अपने पास वो धन ला करके अपने कक्ष में रख लेते हैं। अहिल्या को मालूम पड़ता है, तो इसी बीच वो खंडेराव कहीं जाते, खंडेराव उनके पति का नाम है, वो सारा धन उठा के सरकारी कोष में जमा करवा देती, खजाने में जमा करवा देती। अब जैसे ही खंडेराव लौट के आते तो अपनी महारानी से भयंकर झगड़ा करते हुए बोलते कि मैंने युद्ध से जो पाया था, तुमको क्या अधिकार था कि उसको तुमने सरकारी खजाने में जमा करा दिया। अहिल्या महारानी ने शासन के सूत्र के आधार पर कहा कि मैं न्याय की कुर्सी पे बैठी हूँ, तुम युद्ध करने गए तो बिना फौज के गए क्या? ये हमारी सत्ता की व्यवस्था के आधार पर आपने विजय हासिल की, तो इस पे पहला अधिकार हमारी सरकार का है, इसलिए आपका कोई अधिकार नहीं है, वो हमारे पास जमा होना चाहिए। ये जो उदाहरण है, ये अपने आप में उदाहरण इतना बताता है। जो उदाहरण दूसरा जुड़ता है कि उनके स्वयं के बेटे की कुसंगत के कारण से हाथी के पैरों के तले अपने बेटे को भी, उनने एकमात्र बेटा था, लेकिन एकमात्र बेटे के भी न्याय के मामले में दंड देने में वो पीछे नहीं रही। मैं जब ये बात कर रहा हूं तो मैं ऐसे अपने सभी प्रशासनिक सेवा में अलग अलग क्षेत्रों में चयनित युवाओं के लिए वो उम्मीद करता हूं कि इतनी गौरवशाली परंपरा हमारी है। इस गौरवशाली परंपरा को स्मरण करते हुए परमात्मा ने आपको कहां कहां से कैसे कैसे किस संकट से निकालते हुए कहां तक पहुंचाया है। तो मैं मान के चलता हूं कि आप चंदन की तरह अपने आप को घिसे और आपके हर काम से खुशबू आती रहे भारतीयता की, हमारी संस्कृति की, आभा की, कीर्ति की। यह उम्मीद करता हूं। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई। और आप, मैं मान के चलता हूं, कार्य में कार्यकुशल बने, व्यवहार में निपुण बने और समर्पण में बेमिसाल बने। ये शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आपने प्रतीकों के माध्यम से बहुत बड़ा संदेश इन सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को दिया है। आपका विनम्र आभार आपके प्रति और यहाँ के प्रति, हमसे वर्चुअली जुड़े हुए लाखों लोगों के प्रति आभार के 2 शब्द कहने के लिए आदर के साथ आमंत्रित हैं आयुक्त उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश श्री निशांत परवड़े जी। आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव साहब का मैं हृदय से आभार प्रकट करना चाहूँगा कि वे अपने अति व्यस्त समय से समय चुरा के हमारे इस कार्यक्रम में शरीक हुए और न सिर्फ सिविल सेवा में चयनित अभ्यर्थियों का उन्होंने उत्साहवर्धन किया, बल्कि आज लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग अंतर्गत समस्त शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालय